हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक अभियान एक प्रयास पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो क्या रहेगी, स्कॉटकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर, जो कि क्लास 12 सेकेंड चैप्टर का है, विलियन, यानी कि जो हमारा चैप्टर है सोल्यूशन, उस चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि स्कॉटकी और फ्रैंकल दोष क्या होता है, उसमें बहुत सारे अंतर को भी जानने वाले हैं। तो देखिए, कुछ अंतर लिखा है हमने स्कॉटकी और फ्रैंकल दोष में, जो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूरी तरीके से डीपली से बताएंगे। स्कॉटकी दोष में कहता है कि एक धन आयन एवं एक ऋण आयन क्रिस्टल जालक से निकलकर गायब हो जाते हैं। स्कॉटकी दोष में होता है कि उससे एक धन आयन और एक ऋण आयन जो होता है, ये क्रिस्टल जालक से निकल के क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये स्कॉटकी दोष में है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक पॉलीथीन में बहुत सारे बॉल को रखे हो, मान लो कि वो क्रिस्टल है, तो उसमें से अगर एक या दो बॉल निकलकर गायब हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होगा, उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होगा, उसको क्या कहेंगे, स्कॉटकी दोष कहेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फ्रैंकल दोष में आते हैं कि कहता है कि इसमें एक आयन होता है, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन हो, इसमें एक आयन जो होता है वो अपने स्थान से निकल के, यानी कि वो अपने जगह से हटके क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थल में ही फंस जाते हैं। कहने का मतलब है कि फ्रैंकल दोष जो उत्पन्न होता है, इस दोष में जो क्रिस्टल होते हैं उसका धन आयन और ऋण आयन जो होता है वो अपने स्थान से निकल के उसी क्रिस्टल जालक के किसी दूसरे स्थान में फंस जाते हैं। तो इस वजह से जो दोष उत्पन्न होगा उसे कहेंगे फ्रैंकल दोष। फिर से समझते हैं, स्कॉटकी दोष कहेंगे कि जब भी किसी क्रिस्टल जालक से कोई धन आयन या फिर एक ऋण आयन निकल के गायब हो जाएगा, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहेंगे, स्कॉटकी दोष। और साथ ही साथ कहेंगे कि अगर क्रिस्टल जालक में ही कोई धन आयन या ऋण आयन जो है बस स्थान को बदल ले, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाए, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को कहेंगे फ्रैंकल दोष। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट को देखते हैं। कहता है कि क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी स्कॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो उसमें क्रिस्टल का जालक, उसका जो घनत्व होता है, क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर इससे धन आयन या एक ऋण आयन वाला क्रिस्टल निकल के गायब हो जाएगा तो उसका जगह तो खाली हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका जो होता है, इस क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से जो आयन होते हैं वो निकल के अंतराकाशी स्थल में फंस जाते हैं, यानी कि वो गायब नहीं होते, सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इसी वजह से इस क्रिस्टल का जो घनत्व होता है ये अप्रभावित रहता है। क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। कहने का मतलब है कि ना ही एक क्रिस्टल का घनत्व कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। तो ये जितना घनत्व इसका पहले था उतना ही घनत्व अभी भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। कहता है कि जो स्कॉटकी दोष होते हैं, यह दोष ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसके धन और ऋण आयन का आकार समान होता है, यानी कि इस दोष में जो भी धन आयन वाला क्रिस्टल है या ऋण आयन वाला जो भी क्रिस्टल है, इस सभी का आकार क्या होता है, समान होता है। ये सभी एक ही साइज के होते हैं। लेकिन फ्रैंकल दोष जो कहता है कि यह दोष ऐसे यौगिक में पाया जाएगा जिसके धनायन एवं ऋणायन के आकार में काफी भिन्नता पाई जाएगी। यानी कि स्कॉटकी दोष में जो भी धन आयन वाला क्रिस्टल होगा और ऋण आयन वाला होगा, इन दोनों का आकार एक समान होगा, एक जैसा होगा। लेकिन फ्रैंकल दोष में याद रखिएगा कि धन और ऋण आयन का जो आकार होगा उसमें बहुत ही भिन्नता होगी। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला, कोई लंबा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 3 डिफरेंस थे। और आपको बता दें कि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होती है 12th की, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी व्यू से, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्कॉटकी और फ्रैंकल दोष में जो अंतर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि विद्युतीय गुणों के आधार पे, विद्युत के गुणों के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है।
विद्युत के गुणों पे जो पदार्थ होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि विद्युतीय गुणों के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला है विद्युत चालक या सुचालक, जो कि आपका जो बेसिक चीज है ना केमिस्ट्री का, आप जो पढ़े हो द सॉलिड स्टेट में या फिर क्लास 11th में जो पढ़े हैं पदार्थ की मूलभूत अवधारणा, उसमें ये सारी चीजों का वर्णन हो चुका है। तो एक बार इसको फिर से हमें जानना है। तो विद्युत का चालक या सुचालक, दूसरा आता है विद्युत रोधी या कुचालक, और थर्ड पॉइंट कहेंगे अर्धचालक। सीधी सीधी बात है कि हम लोग कहते हैं चालक या सुचालक या फिर कुचालक या विद्युत रोधी और फिर अर्धचालक। ठीक है, तो इन तीनों को मुझे पहले समझना है, उसके बाद हम लोग आगे की जानकारी लेंगे। तो देखिए, विद्युत चालक या सुचालक किसे कहेंगे? कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो विद्युत का चालक हो, यानी कि जिसमें विद्युत धारा जो होती है, करंट जो होती है, वो आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? विद्युत चालक या सुचालक कहेंगे। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा जो है ये आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसमें करंट जो है वो आसानी से चला जाता है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत चालक या सुचालक। आप इसके एग्जाम्पल में जो है, इसके एग्जाम्पल में आप लोग याद रख सकते हो, हम लोग 2 तरह का तार यूज करते हैं। जनरली जो होता है अपने पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए जो भी तार का यूज होता है, वायर का, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है तांबा का और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तांबा, एल्यूमिनियम आप कह सकते हो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, वो विद्युत का चालक या सुचालक कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, नोट में पॉइंट है कि विद्युत चालक की जो चालकता होती है, विद्युत चालक की जो चालकता होती है वो कितनी होगी? 10⁻⁴ से, ठीक है, 10⁻⁴ से 10⁻⁷ प्रति ओम, यानी कि 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁷ प्रति ओम जो होगी विद्युत चालक या सुचालक की चालकता हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी या कुचालक किसको कहेंगे? तो ठीक इसका अपोजिट हो रहा है। विद्युत चालक में या सुचालक में हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जाती है उसे विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। इसमें कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती, उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी या कुचालक। यानी कि जो विद्युत को रोकेगा, विद्युत को रोकने वाला क्या होगा? विद्युत रोधी या फिर विद्युत कुचालक। तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, करंट जो होती है वो प्रवाहित नहीं करेगी, उसे कहेंगे विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। कांच, रबर, प्लास्टिक, आप ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हो विद्युत रोधी या कुचालक में। यानी कि ये जो होते हैं, जितने भी आप लोग अक्रिस्टलीय पदार्थ पढ़ते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ को जाने हैं, वो सारे जो होते हैं ये विद्युत रोधी या कुचालक में आते हैं। ठीक है, और इसमें भी नोट में पॉइंट याद रखिएगा कि विद्युत रोधी और विद्युत कुचालक की जो चालकता का मान होता है, जो चालकता का मान होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 से 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 प्रति ओम। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 प्रति ओम। अब हम लोग आते हैं अर्धचालक। अर्ध का तो मतलब समझते हैं आधा अधूरा। तो अर्धचालक कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें करंट तो जा रही है लेकिन थोड़ा बहुत करंट जा रहा है, यानी कि विद्युत चालक कहेंगे जिसमें विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित किया जाता है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं इसमें विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते, या फिर विद्युत धारा जाएगी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, आधा अधूरा, जिसे हम लोग कहेंगे अर्धचालक। यानी कि अर्ध का मतलब आधा और चालक का मतलब जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जिस पदार्थ में आधा अधूरा विद्युत चालक प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये इसकी जो चालकता होती है
अर्धचालक की जो चालकता होती है उसका मान क्या होता है, 10⁻⁻6 से 10⁻4 के बीच, यानी कि उसके मध्य 10⁻⁻6 से 10⁻4 के मध्य होती है किसकी चालकता, अर्धचालक की चालकता। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स आते ही आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्कॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष समझ में आ गया होगा, इन दोनों में अंतर भी समझ में आ गया हो और साथ ही साथ विद्युतीय गुणों के आधार पे हमने जो पदार्थ का भाग पढ़ा था वो भी समझ में आ गया हो। इसे याद करना भी बहुत आसान है, इतना छोटे से चीज को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। इसमें नॉर्मली मात्र 3 पॉइंट दिया गया था। क्या क्या? अगर आप स्कॉटकी दोष को जानते हो तो हम लोग जानते हैं कि स्कॉटकी दोष में जो क्रिस्टल होता है उसका धन आयन या ऋण आयन क्रिस्टल जालक से निकल के गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब हो जाता है। तो उसकी वजह से जो दोष उत्पन्न होगा, उस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्कॉटकी दोष। क्या कहते हैं? स्कॉटकी दोष। तो जिसकी वजह से वो धन आयन और ऋण आयन जो गायब हुआ उसकी वजह से इसका क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। अगर एक वस्तु को आप उठा के कहीं और रख दो तो उसके अंदर जो जगह होगा उस वस्तु का वो क्या होगा, घट जाएगा। तो सेम कंडीशन है कि स्कॉटकी दोष में जो इसका घनत्व होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी यौगिक होते हैं ये उसी यौगिक में पाए जाते हैं ये दोष जिसके धन और ऋण आयन का जो आकार होता है वो बिल्कुल एक बराबर होता है, एक समान होता है। ठीक है। और इसमें क्या बताया हम आपको कि फ्रेंकल दोष जो होता है उसमें क्रिस्टल जालक से कोई भी आयन, धन आयन या ऋण आयन, कोई भी आयन क्रिस्टल जालक से निकलकर उसके ही अंतराकाशीय स्थल में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका घनत्व जो हो वो अप्रभावित रहता है, यानी कि ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है, बस उसने स्थान को चेंज किया है। ठीक है। और इसमें जो यौगिक होता है ये वैसे यौगिक में पाया जाता है यह दोष जिसके परमाणु का आकार या फिर जिसके धन और ऋण आयन का आकार जो होता है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह का आकार होगा, उसका आकार एक समान नहीं होगा। ये था। और ये तीनों पॉइंट तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा। तो याद रखिएगा कि विद्युत चालक की जो चालकता होती है वो 10⁻4 से 10⁻7 प्रति ओम होती है। अगर आपको पूछ ले कि विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक की चालकता क्या होती है तो 10⁻−10 से 10⁻−20 प्रति ओम हो जाएगी। और अगर अर्धचालक की चालकता पूछ रहे तो 10⁻−6 से 10⁻4 के मध्य, यानी कि उसके बीच हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो साथ ही साथ हम आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो धन्यवाद।